नमस्कार सभी को। सबका स्वागत है आज के इस पैनल डिस्कशन में। मेरा नाम वरुण है और मुझे मौका मिला इस पैनल डिस्कशन को मॉडरेट करने का। आज का जो पैनल डिस्कशन का टॉपिक है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कक्षा कक्ष में अनुभव आधारित शिक्षण कैसे होता है, कैसे उसको प्रभावी हम बना सकते हैं। अ, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए शिक्षा जगत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं इस पैनल डिस्कशन में सब इन्वॉल्व हैं आज। स्कूली शिक्षा में जो कुछ भी हम बात करते हैं वो बच्चों को केंद्र में रख के ही हम करते हैं। तो क्यों ना इस पैनल डिस्कशन की शुरुआत हम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मौजूद हमारे साथ श्वेता से करते हैं। श्वेता, मैं सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ अनुभव आधारित शिक्षण आपको कैसा लगता है, और इसी से संबंधित एक छोटा सवाल है कि पिछले 1-1.5 वर्षों में विज्ञान और गणित के क्लासेस में क्या परिवर्तन आपने देखा है? हेलो, यहाँ उपस्थित सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और मेरा नाम श्वेता गुप्ता है और मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। और मेरे स्कूल का नाम आदर्श नवबालिका मध्य विद्यालय है, जो कि गया में स्थित है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे अनुभव आधारित शिक्षा बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जो जो टीचर्स होते हैं वो पहले सिर्फ लेसन, अध्याय, चैप्टर जो बोले वो पढ़ाते थे, और नोट्स, टेस्ट, ओरल टेस्ट, रिटन, अभ्यास प्रश्न कहते हैं ना, तो वो होता था रट के गए बोले। पर जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, जो अपने क्लासमेट से पीछे हैं, तो उनको आगे करने के लिए ये बहुत अच्छा काम किया गया है। क्योंकि बच्चों को रटना पसंद नहीं होता, किन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता, तो उनको मन कैसे लगाया जाए। तो मन लगाने के लिए पीबीएल बहुत अच्छा भी किया गया है, अनुभव आधारित शिक्षा। इससे अब क्या होता है, बच्चे रटते नहीं है, करके सीखते हैं। रटना नहीं है, अब करके सीखना। और पहले बच्चों में रटने से वो जो उत्साह होती है वो खत्म हो जाती थी। पढ़ाई तो करना है, स्कूल नहीं जाना। मेरे में खुद स्कूल नहीं जाना था, और एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो अब क्या है, नहीं, रोज जाना है, शायद कुछ नया बनाने को मिल जाए, कुछ नया बन जाए, कुछ नया हम लोग को बताया जाए। और ये नहीं कि सिर्फ बताया जा रहा है, उसको करके दिखाया जाए, और करके दिखाने से हम खुद कर रहे हैं तो बच्चों में वो जो उत्साह होती है वो जाग जाती है, और मेरे में भी। तो अब जो बच्चे हैं पहले की तरह बोर नहीं होते हैं और रटते नहीं किसी चीज़ को। अब वो चीज़ को वो करके सीख रहे हैं, और मनोरंजन से वो चीज़ कर रहे हैं। अब वो सिर्फ चीज़ जो थी पढ़ाई, वो काम नहीं रह गई है, अब वो खेल रह गई है, खेल खेल में पढ़ना। सेकंड जो क्वेश्चन था हम लोग का कि परिवर्तन 1-2 साल में क्या परिवर्तन हुए हैं, तो पीवीएल के आने से सारे विषय तो नहीं, पर खास करके अभी सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में जो आए हैं, गणित और विज्ञान, उसमें बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि लगभग बच्चों का जो हार्ड सब्जेक्ट होता है वो मैथ और साइंस होता है, क्योंकि मैथ में भी बहुत सारा फार्मूलाज होता है और साइंस में भी बहुत सारा रासायनिक सूत्र वगैरह होता है। तो जब तक वो नहीं होगा कुछ नहीं होगा। तो फार्मूलाज याद करने का भी नया नया तरीका है। ज्यामिति आकृति पढ़ रहे हैं तो शेप्स बना रहे हैं, आयतन पढ़ रहे हैं तो उसका आयतन निकालने के लिए भी बहुत तरीके हैं। तो अब मैथ और साइंस दोनों को बहुत आसान कर दिया गया। अब कुछ भी करना है करके करना है, रटना नहीं है। पहले जो हम चीज़ याद करते थे वो हमको ज़्यादातर एग्ज़ाम तक याद रहते थे, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद भूल गए, अच्छी बात है। पर अभी क्या है ना, जब कोई चीज़ हम लोग खुद से करते हैं तो वो चीज़ काफ़ी हद तक याद रहती है। अगर हम आज यहाँ तक आए तो हमको याद रहेगा कि हम कभी भी स्टेट लेवल पे एग्जीबिशन करने आए थे, तो हम किए उस चीज़ को, हम उस चीज़ से गुजरे हैं उस वक्त से, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। तो और अब रटना नहीं है, अब इसका जो रटते पहले थे, अब हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, करके सीख रहे हैं, और साथ ही साथ इसका जो है ना उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में कर रहे हैं। अगर कोई चैप्टर मिट्टी पढ़ रहे हैं तो ग्रुप में करना है। पीबीएल का अर्थ ही है ग्रुप में बट के करना, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ग्रुप में बटना है। 5 दिन का पीबीएल होता है, किसी भी चैप्टर को बांट के पढ़ना। फर्स्ट डे उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैम करेंगी, ज़्यादातर मैम हमसे करेंगी, हम लोग से क्लास में। उसके बाद दैनिक जीवन से वो कैसे जुड़ रहा है हमारे लाइफ में, वो उसके बारे में हम लोग पहले दिन चर्चा करेंगे। सेकेंड डे हम लोग बुक में जो होते हैं चैप्टर वो पढ़ेंगे। थर्ड डे ग्रुप वर्क मिलेगा, घर से पेरेंट्स से पूछ के, अगर मिट्टी पढ़ रहे हैं तो कौन सी मिट्टी, कैसे ये जीवित है, उसके बारे में घर से पूछना है।
और उसी दिन हम लोग को नोट्स आंसर क्वेश्चंस होते हैं वो बनाना है। चौथे दिन सोचना है दिमाग लगा के अपना कि इस टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उससे हम क्या बना सकते हैं जो हमको यूनिक लगे, उससे बच्चे समझे और खासकर हम भी समझे कि हर चीज़ तो हम लोग देख तो नहीं सकते हैं, तो उसका छोटा सा एक प्रैक्टिकल तो बना सकते हैं कि हम करके सीखें। तो चौथे दिन वो सोचेंगे, स्टार्ट करेंगे। पाँचवें दिन हमारे स्कूल में या तो हमारे क्लास में एक छोटा सा प्रदर्शनी मेला लगेगा, उसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स को शामिल करेंगे और उसको एक्सप्लेन करना सीखेंगे। अभी शुरुआत में हम सिर्फ अपने क्लास तक एक्सप्लेन करते थे, आज हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपनी बातों को रख पा रहे हैं। तो बोलने की जो क्षमता होती है, मानसिकता, सोच बच्चों में बढ़ जाती है। और इससे उसके बाद पाँचवें दिन प्रदर्शनी मेला लगा, बताएं, उस पर भी हमें कुछ नहीं समझ आया तो फिर टीचर्स हैं उनसे पूछे, उसके बाद वो टॉपिक हम लोग का क्लियर। इस तरह एक चैप्टर को 5 दिन में करके हम लोग पढ़ते हैं। अब रटना नहीं है, पढ़ना है, करके सीखना है और इसका दैनिक जीवन में उपयोग भी करना है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद श्वेता, आपने अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से रखा है। आपने अपने क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिसेस को भी बहुत अच्छी तरीके से बाकी सारे ऑडियंस के सामने यहाँ पे रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से जो पॉइंट मैं ड्रॉ कर पाया हूँ वो यही है कि जब आपको कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक याद करने के लिए बोला जाता है तब शायद उसके अंदर आपके अंदर रोचकता खत्म हो जाती है उस सब्जेक्ट की। लेकिन अगर आप करके सीखते हैं तो शायद आपको ज़्यादा मज़ा आता है, आप ज़्यादा अच्छे से उस सब्जेक्ट को पढ़ पाते हैं। थैंक यू श्वेता। इसी से कनेक्टिंग क्वेश्चन मैं सर अरिंदम सर आपसे पूछना चाहूँगा। क्लासरूम में जब भी हम कोई टॉपिक को अगर याद करवाते हैं या रटने की विधि से सिखाते हैं तो शायद बच्चों के अंदर के क्रिएटिविटी को हम कहीं ना कहीं बाधित करते हैं। अगर अनुभव आधारित शिक्षण को हम अपने क्लासरूम के प्रयोग में लाते हैं तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जागता है, रोचकता जागती है। आपका एक लंबा अनुभव रहा है बच्चों के साथ काम करने का। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अनुभव आधारित शिक्षण जो है वो बच्चों के अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास करने में कैसे मदद करती है। धन्यवाद। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और आमतौर पर ऐसा सवाल है जो हम सब जो करिकुलम के साथ काम करते हैं या शिक्षकों के साथ बच्चों के साथ काम करते हैं अक्सर जूझना पड़ता है। आखिर बच्चे सीखते कैसे हैं? सवाल मोटा मोटी उसी दायरे में ले जाने का प्रयास है कि बच्चों का बौद्धिक विकास एक तरफ तो ज्ञान आधारित, इंफॉर्मेशन आधारित किताबें या मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं जो बच्चे रटने का प्रयास करते हैं। जैसे आज ही हमने कुछ प्रोजेक्ट्स में देखा, बच्चे सूत्र तो जानते हैं, मान लीजिए गणितीय सूत्र की बात की जाए, ज्यामितीय सूत्र की बात की जाए, सूत्र तो पता है लेकिन सूत्र कैसे आया ये बहुत समय पता नहीं रहता। लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जिनका दैनंदिन क्रियाकलापों के साथ जो एवरीडे एक्टिविटीज कहते हैं, हो सकता है वो कम्युनिटी प्रैक्टिस के कारण हुआ हो या हो सकता है वो अड़ोस पड़ोस के चीज़ों से उनका जो जुड़ाव है उसके कारण जो एक्सपीरियंस गेन हुआ उससे हुआ हो। बहरहाल होता यह है कि हर बच्चे या हम सब भी अपने मन में एक मेंटल स्कीमा बनाते हैं और वो मेंटल स्कीमा हमारे पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है और वो उस पूर्व ज्ञान के आधार पर जो मेंटल स्कीमा बना और इस तरह के अलग अलग मेंटल स्कीमा बनते हुए जो एक नई धारणा बनती है वही लर्निंग है, वही अधिगम है। तो अधिगम के विकास के लिए ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को हमेशा रटवा कर या रटंत विद्या के तहत ही आगे बढ़ाया जाए। मेरे रिसर्च में या मेरे पहले भी कई सारे आउट ऑफ स्कूल कॉन्टेक्स्ट के रिसर्च में ये पता चलता है, क्लियरली पता चलता है कि अधिकतर बच्चों में लर्निंग डेफिशिएंसी या फिर नॉन कॉम्प्रिहेंशन, ना समझने की दिक्कत इसलिए बनती है कि ये पूर्व ज्ञान के साथ जो नया मेंटल स्कीमा बनता है उसमें तारतम्य का अभाव है, तालमेल का अभाव है, एक डिस्कनेक्ट है। और उस डिस्कनेक्ट होने के कारण लिटरेचर में, रिसर्च लिटरेचर में जिसको नाम दिया जाता है नॉलेज गैप, एक तरह का गैप बनता जाता है। और ये गैप बनने से चूंकि वो डिस्कनेक्ट हो चुका है पहले से ही, एक खदान जैसा बन जाता है और वो आगे की
सीखने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे होंगे जो दशमलव, भिन्न से दशमलव का रूपांतरण करने में दिक्कत महसूस करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे उनका अर्थ नहीं पता। ऐसे बच्चे हैं जो शायद ये ना बता पाए कि 3/4 को हम कैसे दशमलव में, दशमलव निरूपण के तहत लिख सके, मतलब 0.75, 0.75। शायद वो ये नहीं बता पाए, लेकिन वो ये जरूर बता देंगे कि 3/4 पौना है, या फिर 1.5 का आधा है, या 3 पाव है, या 3 का पाव है। इस तरह से अलग अलग तरह से निरूपण वो कर सकते हैं, लेकिन शायद जो गणितीय भाषा का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। अक्सर देखेंगे कि अलग अलग रिपोर्ट्स में, असर रिपोर्ट का काफ़ी नामचीन, काफ़ी प्रथम संस्थान की जो रिपोर्ट आती है हर साल, वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, उसमें आता है कि हमारे 5वीं के बच्चे, 8वीं के बच्चे 5 अंकीय संख्याएं नहीं पढ़ पाते, या उनके साथ संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो न्यूमरेसी का नॉलेज उनको नहीं है, क्योंकि वही बच्चे उसी संख्या के अनुरूप पैसे, रुपए पैसे का लेन देन बड़े अच्छे से कर लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसी अमाउंट को अलग अलग डिनोमिनेशंस में भी दे सकते हैं। इसका मतलब है कि उनको नंबर कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पता है। लेकिन ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग की बात आती है, वहाँ पे वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। तो लर्निंग हमेशा ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग ट्रांसफ़र हो टीचर के द्वारा स्टूडेंट तक सिर्फ याद करा के, रटवा कर। जब तक वो बच्चे के एक्सपीरियंस के साथ ना जुड़ जाए, बच्चा सामने रखी हुई चीज़ को अपने पूर्व ज्ञान के साथ ना जोड़ पाए, वो अधिगम में कन्वर्ट नहीं हो पाता, लर्निंग नहीं बन पाती। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सटीक एग्जाम्पल दे करके समझाया कि बाहरी ज्ञान में भी बच्चे को पता होता है कॉन्सेप्ट, बट वो क्लासरूम का लैंग्वेज उसे नहीं पता होता है। बट उसको पता होता है कॉन्सेप्ट, उसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट का जानकारी होता है, वो क्लासरूम का शायद नोटेशन या लैंग्वेज उसे नहीं पता होता है। तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। मैं रश्मि प्रभा मैम की तरफ चलना चाहूँगा। मैम, वर्षों से एक जो गैप, शिक्षा के क्षेत्र में जो गैप या प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली वो क्यों पढ़ रहे हैं, उनके दैनिक जीवन में वो कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या अनुभव आधारित शिक्षण इस गैप को कम करने में मदद करेगी, और कैसे? बिल्कुल कम करेगा मदद, गैप को ख़त्म करेगा, कम ही नहीं करेगा, ख़त्म करेगा। क्योंकि जब हमको जानकारी मिलती है, आप गणित और विज्ञान छोड़िए, साइकिल सब बच्चों को दी जाती है, यदि साइकिल के पार्ट्स की जानकारी दीजिए तो, और साइकिल शायद की कहानी सुनाइए, उससे साइकिल चलाना नहीं आ जाता है। साइकिल चलाना सीखने के लिए साइकिल को चलाना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो भी हम लोग अभी गतिविधि करवा रहे हैं, वो उन्हीं के पुस्तक में जो सैद्धांतिक जानकारी जो रहती थी उसी का वो प्रयोग कर रहे हैं। अभी जो ये पीबीएल के कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हीं गतिविधियों को करवाया जा रहा है जिसका संबंध उनके दैनिक जीवन से है, और जो खास करके उनके पाठ्य पुस्तक में जो उनके वर्ग के अनुसार, उम्र के अनुसार चलाया जा रहा है वर्षों से, उसी के अनुरूप वो कार्यक्रम है। उसमें कुछ भी नयापन नहीं है। तो ये करके जब सीखते हैं तो उसकी बारीकियों को हम समझ पाते हैं। झंडा फहराना और झंडा लहराना दोनों अलग अलग बात हैं। तो झंडा फहराने के लिए जिस तरीके से झंडे को जिस टेक्निक से बांधना होता है ताकि वो ऊपर जाए और वो फूल सके, उस टेक्निक को जानने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो जब हम इस तरीके से करके सीखने पर जोर दे रहे हैं तो वो टेक्निक उसको मालूम हो रहा है कि किस तरीके से वास्तव में ज़मीन पर आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये बीच में लंबे समय तक ये छूटा रहा और हम लोग केवल किताबी ज्ञान और जो अंक आता था उसी को हम लोग समझने लगे कि हम लोग बहुत विद्वान हो गए हैं, जबकि ये शायद विद्वता के लिए हमें कौशल की ज़रूरत थी। वो कौशल छूटा जा रहा था। जो अभी एनसीईआरटी के तरफ से जो भी गाइडलाइन आए हैं उसमें
कॉम्पिटेंसी की बात की गई है, उसमें लर्निंग आउटकम्स की बात की गई है, तो हम लोग फिर अपने खोई हुई जो हमारी परंपरा थी उसको पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और करके सीखना ही इसका एकमात्र और सबसे सरल, सहज और सटीक उदाहरण प्रक्रिया होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपकी बातों को सुनकर हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपने जो कुछ भी यहाँ कहा है, हमारे शिक्षक साथी ज़रूर उस बात को सुन रहे होंगे और कोशिश करेंगे कि जो सजेशन आप दे रही हैं उसे अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस डिस्कशन को हम थोड़ा सब्जेक्ट स्पेसिफिक करते हैं। मैं डॉक्टर टीपी शर्मा सर की तरफ चलना चाहूँगा। सर, गणित को आमतौर पे कठिन विषय माना जाता है क्योंकि उसकी जो अवधारणाएं होती हैं वो अमूर्त होती हैं, उसकी अवधारणाओं में क्रमबद्धता होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पैडागोजी को इस्तेमाल करके गणित सब्जेक्ट को भी रोचक बनाया जा सकता है? अगर आप कुछ उदाहरण से हमें समझा सकें तो बेहतर होगा। यहाँ जो हमने देखा है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में लिखा गया है, पढ़िए, समझिए, करिए, सीखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जो चीज़ हम मैंने खाली पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे भी, करेंगे भी, देखेंगे भी, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ छिपी हुई है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या एक्टिविटी बेस्ड। तो इसमें हम लोग ज़रूर सीखते हैं। जैसे गणित एक एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त विषय है। गणित मेरा विषय है, मैं गणित के विद्यार्थी हूँ। तो इसको जो मैं मानता हूँ कि पढ़ाने का जो तरीका है, तो एक्टिविटी जैसे प्राइमरी क्लास में और छोटी क्लास में अगर एक्टिविटी बेस से करें, क्योंकि जो गणित का मैं मानता हूँ कि ये 4 जो ऑपरेशन है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, वो उसका रोल बहुत बड़ा प्ले करता है, जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इसको अलग अलग तरीके से जो एक्टिविटी के द्वारा छोटे बच्चों के साथ करें। और एक चीज़ जो बताया जाता है से प्रैक्टिस मैक्स एंड परफेक्ट। तो हम एक बार ना करें, उसको बच्चों के साथ जितना ज़्यादा करवा सकें, क्योंकि ये नहीं छोड़ना है कि एक बार हम समझ गए तो हो गया। इसलिए प्रैक्टिस करते रहें। और चीज़ को, बच्चे हमारे यूनिक होते हैं, हर बच्चे अलग अलग होते हैं। मैं एक विषय एक तरीक़ा से पढ़ा सकता हूँ, बच्चे वो तरीका नहीं समझ जाते। इसलिए एनईपी में कहा गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है, अलग अलग चीज़ से हम बच्चों को समझाएं। और जैसे जो हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा को समझने की कोशिश करें। हमने जिस तरह पढ़ाया है एक हमारा समझ है, लेकिन हम अगर हर बच्चे को समझने का कोशिश करें और जहाँ जहाँ संभव हो एक्टिविटी यूज़ करें। छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो मैंने सुबह देखा है कि गांव के बच्चों ने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना के लाए। जैसे ज्योमेट्रिकल फिगर, उनको समझ है, उन्होंने बोला है, इसके बारे में बता भी पा रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बहुत बड़ा प्रयास है। मैं समझता हूँ कि हर कक्षा तक, हर बच्चे तक अगर हम पहुँच जाएं तो गणित या विज्ञान की समझ में काफ़ी ज़्यादा सुधार की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि गणित जैसा कठिन विषय भी हम कितनी सहजता से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमारे समय में भी अगर गणित को इसी तरह से एक्टिविटी बेस्ड तरीके से पढ़ाया जाता, इस बात को ध्यान में रखा जाता कि हाँ, हर बच्चा यूनिक है, उसका सीखने का अपना एक पेस होता है, अपना एक तरीका होता है, तो शायद 10वीं के बाद बहुत सारे बच्चे अपना स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं गणित के डर की वजह से। तो कम से कम डर की वजह से बच्चे ऐसा चेंज ना करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न मेरा डॉक्टर अरुण सर से होगा। सर, ये साइंस से रिलेटेड है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है। लास्ट समर में भी हमने देखा था पटना या बाकी देश का जो टेम्परेचर था वो अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। क्या पीबीएल के माध्यम से हम बच्चों में कुछ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जगा सकते हैं? तो और वो कौन कौन से एक्टिविटीज़ या मैकेनिज्म हो सकते हैं, इसके बारे में सर मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा हम सभी जानते हैं और आपने भी कहा कि क्लाइमेट चेंज, पर्यावरणीय प्रदूषण और पर्यावरण की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि पिछले वर्ष गर्म साल रहा, पिछले वर्षों में सबसे
गर्म साल रहा और इस साल उससे भी ज़्यादा गर्मी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो आखिर इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों के डिटेल्स में जाने का अभी समय भी नहीं है। आपका सीधा प्रश्न है कि पीबीएल के द्वारा हम किस तरह से बच्चों को जागृत कर सकते हैं। जी सर। तो उसमें मेरा जो है, एक तो है उनमें जागरूकता लाना। सबसे पहली बात होगी बच्चों में जागरूकता लाना। और जागरूकता कैसे लाई जाए? एक तो शिक्षकों के माध्यम से, जो वर्ग में शिक्षण का कार्य करते हैं उनके द्वारा, पोस्टर या अभी आपने देखा नाटक, इस तरह के नुक्कड़ नाटक, क्लास में चर्चा, और पुस्तकों में भी इस तरह की सामग्रियां हों कि शिक्षा में भी सहायता मिल सके। इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाए, प्रदर्शनी हो, विचार विमर्श हो। इस तरह के जागरूकता के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। साथ ही सिर्फ जागरूकता से ही काम नहीं चलेगा, इसमें बच्चों की भागीदारी भी होनी चाहिए। और भागीदारी के लिए जैसे हम वृक्षारोपण कराते हैं तो हम बच्चों से वृक्ष रोपवाएं और एक बच्चे को एक छोटा सा वृक्ष दें कि इसकी सेवा करनी है। जब तक तुम इस विद्यालय में रहोगे तब तक इसकी सेवा करनी है और इसको बचाए रखना है। ये एक माध्यम हो सकता है। दूसरा एक और है उपाय, जल संरक्षण की बात करते हैं तो आप बच्चों को बताया जा सकता है कि आप सबों के घर में आरओ वाटर लगा हुआ है, उस आरओ में कितना पानी बर्बाद होता है। 1 लीटर शुद्ध जल लेने के लिए 5 लीटर पानी बर्बाद होता है और वो पानी वेस्ट होता है। अभी जल को बचाने का अभियान हमारे बच्चों ने छेड़ा भी है, तो कैसे उस जल का हम फिर पुनरुपयोग कर सकें, इसके लिए हम उनके सामने समस्याएं रख सकते हैं और उनसे ही समाधान ढूंढ सकते हैं। उनको ही कह सकते हैं कि आप इसका समाधान बताएं कि क्या किया जाए। इस जैसे 1-2 और हम उपाय कर सकते हैं बच्चों में जागरूकता लाने के लिए कि आज आप अपने घर में जाकर के वाटर ऑडिट करके आओ कि कितना जल आज तुमने नॉर्मल कामों में कितना लीटर जल अप्रोक्सीमेटली खर्च किया होगा, क्या इसमें कमी लाई जा सकती थी और लाई नहीं गई। दूसरा हम करा सकते हैं, बिजली का ऑडिट करा सकते हैं कि अगर एक सामान्य घर में सामान्य दर से जो बल्ब जल रहा है, अनावश्यक रूप से भी बल्ब अगर जल गया तो अब सोते समय बुझाया जाएगा, तो उसको अगर वाटर ऑडिट कराएं या एनर्जी ऑडिट कराएं तो उसमें क्या होगा, बिजली बिल से पता लगेगा कि इस महीने में मान लीजिए 200 रुपया बिल आया है। अगर हम बल्ब को अपनी ज़रूरत के अनुसार ही जलाएं, पंखे को अपनी ज़रूरत के अनुसार ही चलाएं, तो क्या बिजली बिल में फ़र्क आता है या नहीं। अगर बिजली बिल में फ़र्क आता है तो निश्चित रूप से बच्चे को ये मैसेज जाएगा कि एनर्जी हमें बचानी चाहिए और किस तरह से हम बचा सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा हम आने वाली पीढ़ी को उनके भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं और साथ ही हम सुकून के साथ जीवित रह सकते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अपने लिए और हमारे लिए भी पर्यावरण का पोषण करेंगी और इस पृथ्वी को विनष्ट होने से बचाए रखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। आपने जो भी एक्टिविटी यहाँ सजेस्ट किया है, वो वृक्षारोपण को लेकर के हो या घरों में जो हमारा आरओ वाटर लगा हुआ होता है उसका इस्तेमाल करके कितना पानी बर्बाद हो रहा है, कितना पानी बच रहा है, एक्चुअली यही सब हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पेडागोजी में हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये डेली लाइफ कनेक्शन से बिल्कुल बैठ रहा होता है, बच्चों को समझ में आ रहा होता है। साथ ही साथ हमारा टारगेट भी कंप्लीट हो रहा होता है कि बच्चों में हम इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम जो कुछ भी प्रयास पे बातचीत यहाँ कर ले, कोई भी पेडागोजी को इस्तेमाल कर ले, वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब वो अच्छे से क्लास
ट्रांजैक्ट हो सके, और क्लासरूम ट्रांजैक्शन का एक महत्वपूर्ण योगदान एक टीचर के ऊपर में होता है। सिवान से हमारे साथ आशुतोष सर मौजूद हैं। सर का एक लंबा अनुभव रहा है बच्चों को पढ़ाने का। सर पिछले 22 साल से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो सर मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले 1-2 वर्षों में जब से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पेडागोजी स्टार्ट हुआ है बिहार के मिडिल स्कूलों में, तब से शिक्षकों में और बच्चों में आप क्या परिवर्तन देख पा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी स्वीकृति के लिए आभारी हूँ। पीबीएल के आने के बाद हम बदल रहे हैं, हमारे विद्यालय बदल रहे हैं। हम पहले से ज़्यादा प्रयोगधर्मी होते जा रहे हैं। और जहाँ तक बच्चों की बात है, तो जब हम बच्चों को अनुभव आधारित शिक्षण दे रहे होते हैं, उनको वास्तविक प्रोजेक्ट्स करा रहे होते हैं, तो जो अनुभव उनको मिल रहा है उससे उनके अंदर गजब की क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है। बच्चों में एक नया जोश दिख रहा है। साथ ही साथ जब वो एक दूसरे से मिल के बातें कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें संवाद कौशल भी काफ़ी विकसित हो रहा है। हमारे स्कूल के कई बच्चे जो पहले थोड़े से शर्माते थे, हम लोग जब प्रदर्शनियां लगा रहे हैं प्रखंड स्तर पे, विद्यालय स्तर पे, जिला स्तर पे, आज हमारी बच्चियां भी आई हुई हैं, तो मैंने देखा कि पिछले कुछ दिनों में उनका संवाद कौशल काफ़ी निखर के आ रहा है। वो प्रखरता से अपनी बात रख रहे हैं और ग्रुप में काम कर रहे हैं। उनके अंदर कोलैबोरेशन की भावना विकसित हो रही है। तो आलोचनात्मक सोच तो डेवलप हो ही रही है। ये स्किल्स हम जो शिक्षक हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि इधर इन दिनों में हम लोग मीडिया से जुड़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। कुछ दिनों पहले तक हमारे लिए दीक्षा जो प्लेटफॉर्म था उसको थोड़ा मुश्किल लग रहा था, और जैसे जैसे हम इसके साथ समय बिता रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इक्विप्ड हो रहे हैं और इस माध्यम से हम सशक्त भी हो रहे हैं। तो शिक्षक के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। हम भी सीख रहे हैं इस पीबीएल माध्यम से। ये तो सीख ही रहे हैं, हमारे अंदर भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। तो जो सीखने का कौशल है, जो संचार कौशल है, इसके अलावा हम लाइफ स्किल्स भी बहुत सारा सीख रहे हैं। हम अपने आप को एडजस्ट करना सीख रहे हैं। ये बदलाव दिख रहा है हमारे विद्यालयों में। हम बच्चे परिस्थितियों के हिसाब से ढल रहे हैं। हम जब प्रोजेक्ट बनाने चल रहे हैं तो हमारे संसाधन अगर सीमित है तो अपने आप को तुरंत वो एडजस्ट कर रहे हैं। हम लोग जो यहाँ प्रोजेक्ट लेके आए हैं वो तीन बार बदले हैं और 3 तरीके के मटेरियल्स उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसके साथ साथ बच्चों में लीडरशिप भी आ रही है, वो नेतृत्व कर रहे हैं, साथ में इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। कई दफ़ा हमने देखा कि अगर हम थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं तो हमारे बच्चे जो हैं वो एकदम से उत्सुक है, जागरूक है, और वो हमको ही बता रहे हैं कि सर आज ये करना है। हम लोगों ने शेयर किया ग्रुप्स में जो हमारे पाठ्य योजनाएं हैं, तो उससे एक माहौल बन रहा है। और इसके साथ जो कनेक्शन डेवलप हो रहे हैं, जो सोशल स्किल्स की बात जो हम कर रहे हैं, जैसे अलग अलग जगहों पे जो हम सीख रहे हैं, हमारे कॉन्टेक्ट्स, हमारे ग्रुप्स, अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल कम्युनिटी से जब हम जुड़ रहे हैं, हमारे SCRT की जो प्रोफेशनल कम्युनिटी से जुड़ने के बाद जो हमारे अंदर जो चीज़ें सुगमता से हम जो स्किल्स सीख रहे हैं दूसरे के एक्सपीरियंस से, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव हुआ है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमको इतना इनरिच कर रहा है कि मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। और आने वाले दिनों में हम ये देख रहे हैं कि PBL जो है एक मील का पत्थर साबित होगा, और जो बच्चे आज हमारे विद्यालयों में हैं, आने वाले दिनों में उन जो कैरियर जब फील्ड में जाएंगे तो वो हमारी पीढ़ी से बहुत आगे रहेंगे। उनके पास 21वीं सदी के चैलेंजेस को फेस करने के लिए बहुत सारे स्किल्स हम उनको उनके विद्यालयों में दे पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि ये एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा है,
और मैं एक और चीज़ कोट करना चाहूँगा, जो हमारी जो इंडियन फिलॉसफी भी रही है, मनसा वाचा कर्मणा, तो इस चीज़ को कनेक्ट करके भी हम चीज़ को देख रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आगे चलकर हमको फायदा देगा ही देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो सुन के काफ़ी अच्छा लगा। टीचर भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उसका असर हमारे बच्चों पे ज़रूर दिखेगा और दिखना स्टार्ट हो भी गया है। ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक स्कूल और एक बच्चे के डेवलपमेंट में जितना अहम योगदान टीचर का होता है, उतना ही अहम योगदान कम्युनिटी का भी होता है, अभिभावक का भी होता है। हमारे साथ यहाँ पे अभिभावक के तौर पे आशा गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं। मैम, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि पिछले 1-1.5-2 वर्षों से, जब से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पेडागोजी स्टार्ट हुआ है हमारे स्कूलों में, तब से आप अपने बच्चे में क्या बदलाव देख पा रही हैं, और आपकी बच्ची जहाँ पढ़ाई करती हैं उस स्कूल में क्या आप बदलाव देख पा रही हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आशा गुप्ता हुआ, मेरी बेटी का नाम श्वेता गुप्ता हुआ। मैं गया से आई हूँ। मेरी बेटी में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले ये 2 सालों में। पहले मेरी बेटी सिर्फ स्कूल जाती थी, पर वो स्कूल तो जाती थी और स्कूल से आती थी, बस उसका डेली का होमवर्क ही रहता था कि वो स्कूल से घर आती थी तो सिर्फ खाना खाती थी और होमवर्क करती थी और बस थोड़ा टीवी वगैरह देखी, बस सो गई। उसके बाद उसका कोई नहीं था डेली का, बस यही दिनचर्या रहता था उसका। पर इधर इन 2 सालों में परिवर्तन हुआ कि उसमें अब स्कूल जाती है पर आंखों में एक नई चमक लेकर जाती है और कुछ सवाल के जवाब लेकर जाती है। और अब जब स्कूल से जब लौटती है तो आंखों में एक अलग चमक रहती है और एक अलग ही उत्साह से आती है घर, और कुछ सवालों के साथ आती है। आते के साथ पहले खाना नहीं खाती, पहले कहती है मम्मी कुछ सवाल है मेरा, जो उसका जवाब दे दो हमको। तो हम पूछते हैं कि क्या सवाल है बेटा, आप बताइए हमको, जवाब अगर आता होगा तो हम जरूर देंगे। तो उसके सवाल में भी पेड़ पौधे के बारे में, मिट्टी के बारे में, ये सब के जो सिखाया जाता है, तो पेड़ पौधे हरे कैसे रहते हैं, सूख क्यों जाते हैं, इसके बारे में पूछती है तो हम बताते हैं इसके बारे में। एक नया सर अभी बताए भी हैं जो बच्चे लोगों को परिवर्तन के रूप में, तो उसमें पूछती है कि बच्चे का विकास किस तरह से होता है, वो बताती है। तो हम उसको वो भी सवाल का जवाब देते हैं। कुछ सवाल का जवाब नहीं आता तो हम बोलते हैं बेटा पापा से पूछ लेना, हमें नहीं आता इस सवालों का जवाब। तो ये भी अच्छा लगता है मैम कि बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ कर सीख रहे हैं। और इसके स्कूल में परिवर्तन ये हुआ मैम, पहले तो भी मैम पढ़ाती थी, अब भी पढ़ा रही हैं। बस परिवर्तन ये है कि पहले बच्चे पढ़ते थे सिर्फ और मैम पढ़ाती थी, अब बच्चे पढ़ते हैं और करते हैं और सीखते भी हैं उसमें, और बच्चे उत्साह के साथ स्कूल जाते हैं और इस उत्साह के साथ स्कूल से आते हैं मैम। बस इतना ही। और मेरी श्वेता में भी तो बहुत परिवर्तन आया है। पहले श्वेता इतना बोल नहीं पाती थी, अब बहुत अच्छा स्पीच देती है, बहुत अच्छा बोल पाती है। यहाँ तक वो पहुँची और यहाँ आकर इतना अच्छा बोली है, और उसके वजह से हमको भी इतना बोलने का मौका मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं आशा करता हूँ कि आपकी बिटिया इसी तरह से आगे पढ़ाई करे और एक अच्छा मुकाम हासिल करे। अरुण सर कुछ शेयर करना चाहते हैं सर, लेकिन समय का बाध्यता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 से 2 मिनट में अपनी बातों को जल्दी से इसको रखें। पर्यावरण को बचाने के लिए एक अच्छे प्रयास को मैंने देखा है। मैं गया था मधेपुरा, वहाँ बर्थडे गार्डन शुरू किया गया है कि हर बच्चा अपने बर्थडे पर एक वृक्ष लगाएगा। लेकिन मैंने कहा कि इतने छोटे परिसर में आप इतने बच्चों का बर्थडे कैसे मनाएंगे, कहाँ कहाँ लगवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद मैं जो आहार पोखर हैं वहाँ पर वृक्षों को लगवाऊंगा और जाकर के उन बच्चे के साथ और बच्चों के साथ जाकर के उसको देखूंगा कि लगाया है कि नहीं लगाया। तो इस तरह का प्रयास करके पर्यावरण को आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनुभव आधारित शिक्षण होता क्या है, उसके फायदे क्या होते हैं, अगले राउंड ऑफ डिस्कशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो मैं प्रोफेसर टीपी शर्मा सर आपसे पहले समझना चाहूँगा कि बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए एनसीईआरटी देश स्तर पर, नेशनल लेवल पे क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी के द्वारा? हमारे लिए जो मैं मानता हूँ कि जो NEP 2020 जो का गाइडलाइन है वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जब हम बच्चों तक पहुँचना है तो एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट मेरा मानना है कि टीचर ट्रेनिंग
टीचर ट्रेनिंग को कहा भी गया है, टीचर ट्रेनिंग को जितना एम्पावर किया जाए, क्योंकि हम जब तक क्लासरूम तक नहीं पहुंचेंगे, हमारा लर्निंग व प्रैक्टिकल जो होता है वो क्लासरूम है, और क्लासरूम में हम अगर देखें कि वहाँ एक लर्निंग एटमॉस्फेयर बनाना है तो टीचर को जितना ज़्यादा हो एम्पावर करना है। अब इसका अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आजकल कुछ चीज़ है टीचर सेल्फ एम्पावर भी हो सकते हैं, जैसे कुछ चीज़ें पढ़ाना है। अब आजकल इंटरनेट के ज़माना है, आप अलग अलग ट्रेनिंग मटेरियल व मॉड्यूल उसको भी देख सकते हैं, या अलग अलग रिसोर्सेज जैसे हाउ टू टीच नंबर सिस्टम, या इंटीजर कैसे पढ़ाना है, अलजेब्रा कैसे पढ़ाना है। तो अगर आप उसका वीडियो देखें, यूट्यूब में जाएं, गूगल में जाएं, आपका बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हर बच्चा हमारे सामने आके बात कर सके और सवाल पूछ कर सके। जब क्लासरूम में संवाद शुरू हो जाएगी, जो मैं मानता हूं कि एक बार संवाद शुरू हो गया है तो लर्निंग शुरू हो गई है। तो NEP 2020 गाइडलाइन में बहुत ही माने जो भी हमारा लिए लिखा गया है वही इम्पोर्टेंट है। इसमें टीचर ट्रेनिंग भी है, मल्टीलिंगुअल है, असेसमेंट रिफॉर्म है। तो यही सारे चीज़ NCERT प्रयास कर रहा है, SCERT भी कर रहा है, और आप और हम उसको और आगे बढ़ाना है। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद NCERT के इनिशिएटिव्स को बताने के लिए। मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने मुझे बताया भी था कि NCERT सारे देश के सारे मिडिल स्कूलों में स्टेम लैब मुहैया कराया जा रहा है NCERT के द्वारा। तो डेफिनेटली ये कदम भी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, टीचरों के लिए हेल्पफुल होगा मैथ्स और साइंस के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए। समय की बाध्यता है तो मैं संक्षिप्त में अरिंदम सर से ये समझना चाहूँगा कि अनुभव आधारित शिक्षण के अलग अलग मॉडल बहुत सारे देश में लागू किया गया है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि एक या दो इनसाइट्स जो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में लागू हो सके, उसके बारे में आप की क्या राय है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, और काफ़ी देशों में ये काफ़ी दशकों से प्रचलित है। एग्जाम्पल के तौर पे चिली, लैटिन अमेरिका, चिली में ये 40 साल पहले 80 के दशक में से प्रचलित है। ऑस्ट्रेलिया में, फिर अमेरिका, इंग्लैंड, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसमें तो यूजुअली इस तरह के प्रावधान रहते भी हैं, इसलिए भी कि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। बिहार के पास अमूमन या हमारे देश में रिसोर्सेज का अभाव रहता है। मैं फिनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। लेकिन चिली जो एग्जाम्पल, मैंने चिली का एग्जाम्पल इसलिए लिया कि फिनेंशियल रिसोर्सेज या कंस्ट्रेंट्स को दरकिनार करते हुए 40 साल पहले से वो किस तरह से PBL को क्लासरूम में लाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल्स जो हम ले सकते हैं चिलियन एग्जाम्पल के तहत, और जो कि बिहार में भी काफ़ी व्याप्त है, हमारे पास कई तरह के रूरल, जो ग्रामीण परिवेश के में व्याप्त, जिसे हम लोग कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड नॉलेज सिस्टम, या सामुदायिक चिंतन या सामुदायिक ज्ञान परंपरा जो हमारे बीच मौजूद है, वैसे कुछ आइडियाज़ और उनके साथ जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। एक उदाहरण के तौर पे ये लगभग 70 के दशक की बात है, एग्जैक्टली 1970 की बात है, जब होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम बनाया जा रहा था और वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि छठी के कक्षा में हम लेंस को कैसे इंट्रोड्यूस करें। प्रोजेक्ट की कोई बात नहीं थी उसमें, सिर्फ लेंस को कॉन्सेप्ट के तौर पे टेक्स्ट बुक में कैसे लाएं। एक क्लास 1 की एक बच्ची चाय लेकर आई, उस कमिटी के लोगों के लिए चाय की प्याली लेकर आई, और उसने शायद ये बात सुनी, लेंस शब्द सुना। उसने कहा कि रुकिए रुकिए मैं आती हूँ। दौड़ कर गई, बारिश के दिन थे और वो जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं सागवान के पत्ते, उसमें पानी नहीं ठहरते, वैसा एक पत्ती वो लेकर आती है, और उस पत्ती में पानी का एक बूंद है, एक बूंद। सरफेस टेंशन के कारण वो हेमिस्फेरिकल दिखेगा, और वो लेकर कहती है देखिए देखिए, इससे आप बड़ा देख सकते हैं, ये लेंस है। एक 7 साल की बच्ची, 6.5 साल 7 साल की बच्ची क्लास 1 में पढ़ती है। ये मैं लेंस के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे ने अपने नॉलेज को, अपने पूर्व ज्ञान को तुरंत कनेक्ट कर पाए। ये कनेक्शन कैसे हम बना पाए, ये हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं बिहार में,
हमारे संदर्भ में, क्योंकि हमारा परिवेश अभी भी उतना अर्बनाइज नहीं हुआ। अर्बनाइज होने से हम ज़मीनी तौर पर कटते चले जाते हैं। हमारा प्रदेश अभी भी ग्रामीण प्रदेश है, जिसके कारण हम शायद अभी तक ज़मीनी हकीकतों से जुड़े हैं, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधनों से जुड़े हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसे रिसोर्सेज को लाने का प्रयास करें, और इसमें हमें डिज़ाइन थिंकिंग की ज़रूरत होगी, आइटरेशन करना होगा। एक बार एक प्रोजेक्ट का आइडिया लेकर हम सफल हो जाएं, अक्सर ऐसा नहीं होता। वो शायद बार बार करना होगा और उसमें रिफॉर्म्स लाने होंगे, बदलना होगा और दोबारा करना होगा। ये आइटरेशन के तहत हम अपने कम्युनिटी नॉलेज जो हमारे पास व्याप्त है, चीज़ों को लाना। जैसे एग्जाम्पल अगेन, हमारे बिहार में बुझावल की एक परंपरा रही है। टके टके हारी 5 टके भारी, टके के 20 गो टुइयाँ 100 सामान 100 रुपया। ये लोरियाँ, ये बुझावल अभी अवलुप्त होते जा रहे हैं। इसमें काफ़ी गहन गणितीय अवधारणाएं शामिल हैं। ऐसी चीज़ों को भी लाया जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने जो 2 उदाहरण दिए हैं, एक चिली का और एक होशंगाबाद एक्सपीरियंस का, तो डेफिनेटली हम वैसा ही कुछ अपने बिहार स्टेट में भी लागू कर सकते हैं, जहाँ पे आउटडोर एजुकेशन और क्लासरूम एक्सपीरियंसेस को दोनों को जोड़ करके आगे हम पढ़ाई को देखा जा सकता है। इस पैनल डिस्कशन के अंतिम पड़ाव पे हम आते हैं, और मेरा आखिरी प्रश्न रश्मि मैम आपसे होगा। वर्तमान में करके सीखने पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है हमारे क्लासरूम में, और इसी के संदर्भ में PBL कार्यक्रम की शुरुआत की गई है SCERT के द्वारा। आने वाले समय में, आगामी वर्षों में सरकार की SCERT की क्या रणनीति होगी PBL को ध्यान में रखते हुए, इसके बारे में आप कुछ बता पाएँ? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि यदि पहले से स्ट्रेटजी बनाई जाती है तभी वो कार्यक्रम फिर आगे जिंदा रहता है। यदि स्ट्रेटजी हमारी कमज़ोर पड़ जाएगी तो आगे कार्यक्रम जिंदा रखने में या चलाए रखने में दिक्कत होती है। तो ये भी केवल विज्ञान और गणित में लागू किए गए हैं। विज्ञान और गणित में ये क्लास 6 to 8 के साथ साथ 9 to 10 में भी एक अलग तरीके से चल रहा है। तो हम बिहार में इसको 6 से 10 में देख रहे हैं कि एक साथ शिक्षकों का प्रशिक्षण देना, वर्ग कक्ष तक उनको फॉलो अप करना, वर्ग कक्ष के बाद उनका फीडबैक लेना, उनको भी एक मंच प्रदान करना जिसमें वो अपने बातों को शेयर कर सकें। ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी तो 2 साल से चल रही है। पहले साल थोड़ा छोटे स्तर पर था, इस 24 में इस पर थोड़ा ज़्यादा व्यापक स्तर से कार्य किया गया। 23 में केवल विज्ञान पर था, 24 में इसमें गणित भी जोड़ा गया। आगे आने वाले दिनों में स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि इसे हम इसी प्रोजेक्ट बेस्ड में हम थोड़ा बच्चे को और भी चीज़ें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए प्रेरित करें। ये केवल एकेडमिक की बात नहीं करके हम लोग इसमें बच्चों के सोशल इंगेजमेंट की बात, उसके इमोशनल मैनेजमेंट की बात, उसके इथिकल वैल्यूज़ की बात ये भी करें, और साथ साथ में डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने के लिए हम उन्हें प्रेरित करें। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो बनाते हैं तो उसमें वो वास्तव में देखते हैं कि पानी किस तरीके से जल धरती के अंदर जा रहा है, या किस तरीके से पानी डालने पर जो है वो पेड़ जो है वो हरा हो रहा है, हमारे लंग्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, वस्तु से तंत्र की ओर किससे जा रहे, कैसे उसका आपसी संबंध है। इन चीज़ों को वो देख रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उनके सोच पर पड़ रहा है। तो PBL के बहाने ही उनके सोशल इंगेजमेंट, इथिकल वैल्यूज़, इमोशनल वैल्यूज़ और डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने की क्षमता को भी हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट SEED। मुझे लगता है कि यदि हम ये सीड, ये बीजारोपण यदि हर एक कक्ष में हो जाए तो ये निश्चित रूप से हॉलिस्टिक प्रोग्रेस में बहुत सफल बीज की तरह साबित होगा। तो बीजारोपण ये करना है कि ये जो गतिविधि आधारित शिक्षण जिसे हम लोग शॉर्ट में समझ पाते हैं, तो वो जो PBL है या गतिविधि आधारित शिक्षण का जो एक ब्रांच है PBL, तो इसमें हम लोग गतिविधि पाठ्य पुस्तक की वस्तु को तो शामिल करें ही, साथ साथ उनको उस गतिविधि को करते हुए उनमें सीड, SEED, सीड एजुकेशन के लिए भी व्यवस्था करें। तो वो जो प्रोजेक्ट बनाते हैं
उससे पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे जैविक विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको वो ऑब्जर्व करेंगे और इसके विषय में वो सोचेंगे, ताकि समाज के लिए भी फायदा हो, बच्चे के लिए फायदा हो, और वो आने वाले दिनों में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित हो सकें, जो कि एनईपी का मूल उद्देश्य है, भविष्य के लिए जिम्मेदार नागरिक बनाना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने जो मार्गदर्शन दिखाया है सी लर्निंग और पीबीएल को इंटीग्रेट करने का, डेफिनेटली मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आगामी वर्षों में बिहार के हर एक मिडिल स्कूल में, हर एक स्कूलों में पीबीएल और सील का इंटीग्रेशन होगा और बच्चे अच्छे तरीके से और मज़े में कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, सब्जेक्ट्स को सीखेंगे। इसी के साथ आज का ये पैनल डिस्कशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार, आपके शब्दों को सुनकर बहुत लाभान्वित हुए हम लोग। एक चीज़ जो मुझे समझ में यहाँ आया है कि लर्निंग केवल क्लासरूम और किताबों तक सीमित नहीं रहता है। जितना ज़्यादा हम लर्निंग्स को क्लासरूम के बाहर ले जाने की प्रयास करेंगे, शायद उतना ज़्यादा वो प्रभावशाली होगा। तो इसी के साथ इस पैनल डिस्कशन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं।